वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग सेकंड लॉ इन इंजन्स पढ़ेंगे इन थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लेते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा एस क्या शो करता है? चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स को ही हम लोग डेल्टा एस से शो करते हैं। और यहाँ यूनिवर्स एक्चुअली यूनिवर्स नहीं है, किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे कि मान लो कोई सिलेंडर लिया हमने, ठीक है, और उसमें एक पिस्टन यहाँ कनेक्टेड है, अंदर एक कंप्रेसिबल फ्लूइड है या कोई गैस है, और हमने इसको हीट करना शुरू किया, लेट्स सपोज। ठीक है, तो होगा क्या? जैसे हीट करना शुरू किया तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी ना, टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा। और इंटरनल एनर्जी बढ़ने के कारण इनके इसके जो पार्टिकल्स हैं टेम्परेचर हाई होने के कारण दे विल मूव फास्टर, क्योस बढ़ जाएगी, राइट, रैंडमनेस बढ़ जाएगी। और उसी रैंडमनेस को एक्चुअली एंट्रोपी से शो किया जाता है और वही डेल्टा एस होता है। ठीक है, तो ये कहा गया कि डेल्टा एस जो है किसी भी सिस्टम के लिए, चाहे उसे हीट करें ना करें, कैसे भी सिस्टम हो, उसका डेल्टा एस हमेशा ही हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा या जीरो नहीं होगा। ठीक है, एंट्रोपी is the measure of the randomness of the system or it is a measure of the energy or chaos within an isolated system। इस सिस्टम के अंदर कितना chaos है, कितनी randomness है। ठीक है, और इसी randomness को क्वांटिटेटिव इंडेक्स के फॉर्म में मेजर किया जाता है, इसको डेल्टा एस कहते हैं। एंड दैट गिव्स द क्वालिटी ऑफ द एनर्जी। इस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है उसकी क्वालिटी कैसी है वो इस डेल्टा एस से पता चलता है। ठीक है, अच्छा, अब डिफरेंट स्टेटमेंट्स ऑफ दिस लॉ, सेकेंड लॉ हैं। जो दो स्टेटमेंट्स थे वो ये थे कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एक दिया गया और एक क्लॉशियस स्टेटमेंट दिया गया। ठीक है, दोनों को समझते हैं। पहले देखते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है। तो इट इज इम्पॉसिबल, केल्विन प्लैंक ने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ हीट इंजन टू प्रोड्यूस अ नेटवर्क इन अ कंप्लीट साइकिल इफ इट एक्सचेंजेस हीट ओनली विद बॉडीज एट सिंगल फिक्स टेम्परेचर। यानी कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया जा सकता, ऐसा कोई हीट इंजन नहीं बनाया जा सकता जिसमें अगर कुछ हीट दी गई, हमने कोई हीट इंजन बनाया और कुछ हीट दी इसमें Q1 और दैट हीट इंजन डज सम वर्क, लेट्स सपोज। ठीक है, और कुछ हीट लॉस भी हो गई, लेट्स सपोज Q2। ठीक है, तो अब हीट इंजन का वर्क या कोई किसी भी इंजन का, मशीन का पर्पस क्या होता है बनाने का? जो उसको एनर्जी इनपुट मिल रही है वो जिस चीज़ के लिए बनाई गई है इंजन, वो उस वर्क को कर पाए पूरी तरह। ठीक है, और अगर जितनी वर्क इंजन को इनपुट मिली एनर्जी वो सारी की सारी वर्क डन करने में खर्च हो गई, कोई भी लॉस नहीं हुआ Q2 के फॉर्म में, ठीक है, तो उस केस में इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 100%, यानी कि 1 हो जाएगी फ्रैक्शन में देखें तो ऐसा कोई इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है जिसकी इफिशियंसी 100% हो जाए। ठीक है, कुछ ना कुछ Q2 जो है लॉस होगा ही होगा। ठीक है, तो यही यहाँ कहा जा रहा है कि एक्सेप्शन हो सकता है कि Q2 जीरो हो जाए, देयर बिकम्स केस वेयर Q2 इज जीरो, यानी कि लॉस जो हो जीरो हो जाए और सारा का सारा इनपुट जो है वो सारा वर्क डन में खर्च हो रहा हो। ठीक है, तो उस केस में एफिशिएंसी 1 होती है। ठीक है, और ऐसा इंजन सिर्फ एक्सेप्शन में ही पॉसिबल है, रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यही स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक का। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ कोई इंजन हो जाता है लेट्स सपोज, तो वो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वॉयलेट करेगा। ठीक है, अब क्लॉशियस स्टेटमेंट पे आते हैं। ये कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस ऑपरेटिंग इन अ साइकिल दैट कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू वार्मर वन विदाउट कंज्यूमिंग एनी वर्क। अब लेट्स सपोज एक सिस्टम है या एक डिवाइस है, ठीक है, और इसको ट्रांसफर करना है हीट फ्रॉम कोल्डर बॉडी, यहाँ पर एक कोल्डर बॉडी है और यहाँ पर हॉट बॉडी है। कोल्डर बॉडी का टेम्परेचर कम होता है ना, इसका T1 मान लो, इसका T2 मान लो, और हॉटर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो T2 ग्रेटर देन T1 होगा। अब कोल्डर बॉडी से हीट को ट्रांसफर करते हुए ये डिवाइस हॉटर बॉडी तक पहुंचा पाए, तो क्या ये पॉसिबल है? हम तो जानते हैं कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करता है, राइट, लेकिन ये कह रहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट डिवाइस दैट कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी। एकदम सही बात है, यही हम जानते हैं, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। लेकिन अगर ऐसा हो पाता है तो ये कब, किस केस में पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब नेचुरल हीट फ्लो जो हो रही है हाई टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर के अगेंस्ट,
उसके अगेंस्ट वर्क डन किया जाए, तभी ये पॉसिबल है कि कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ हीट को फ्लो कराया जा सके। ठीक है, तो यही क्लॉसियस का स्टेटमेंट था कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब कोई वर्क किया जाए उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो यूं कह लो कि इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर एनर्जी हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर अनलेस सम वर्क इज डन ऑन इट। ओके, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एनर्जी विल नॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, अपने आप नहीं फ्लो करेगी लो से हाई की तरफ, लो से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो कराने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर कैन टेक प्लेस फ्रॉम कोल्ड ऑब्जेक्ट टू हॉट ऑब्जेक्ट बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जेटिक पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और ये वर्क डन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, यही था स्टेटमेंट क्लॉसियस का। अब दूसरे शब्दों में इसको देख समझ सकते हैं कि unless the compressor is driven by an external source, the refrigerator won't be able to operate. The heat pump and refrigerator work on Clausius statement, और इसी Clausius statement के प्रिंसिपल पे ही रेफ्रिजरेटर या हीट पंप काम करता है। ठीक है, कैसे? ये लो टेम्परेचर बॉडी है, ये हाई टेम्परेचर बॉडी है। ठीक है, अब हीट को फ्लो कराना है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर, तो ये तो नेचुरल फ्लो के अगेंस्ट हो गया ना। और क्लॉसियस कहता है कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर अगर फ्लो कराना है हीट को तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो जब भी वर्क डन कराओगे इसमें, तो अब क्या हो रहा है देखो, ये सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है कि इफिशियंसी जो होनी चाहिए वो हमेशा लेस देन 1 होनी चाहिए। केल्विन प्लैंक तो यही कहता है ना कि इफिशियंसी जो होनी चाहिए लेस देन 1 होनी चाहिए किसी मशीन की प्रैक्टिकल कंडीशन में। हाँ, अगर वो 1 हो जाती है इफिशियंसी उस हीट इंजन की, तो उस केस में वो सेकेंड लॉ को या केल्विन प्लैंक को वायलेट कर देगा। वैसे ही यहाँ पर अगर स्पॉन्टेनियसली लो से हाई की तरफ एनर्जी फ्लो हो गई तो वो सेकेंड लॉ को भी वायलेट कर देगा, जो कि क्लॉसियस कहता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इस तरह ये सेशन आज का हमारा कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद। थैंक यू वेरी मच।